भारत सरकार जल्द ही संसद में ब्रॉडकास्टिंग सर्विस रेगुलेशन बिल 2024 को पेश कर सकती है। अभी तक ये जो बिल है वो केवल स्टेक होल्डर्स को, जो तमाम हितधारक हैं, उनको उनके विश्लेषण के लिए और उनके साथ जो है डिस्कशन करने के लिए उनको दिया गया है। तो जो बिल अभी तक स्टेक होल्डर्स को मिला है उससे तमाम जानकारियां बाहर आई हैं और उन जानकारियों के आधार पर बताया जा रहा है कि सरकार जो है अब आपका YouTube और इस तरह के जो तमाम प्लेटफॉर्म्स हैं उनको भी रेगुलेट करने की कोशिश कर रही है, जिसको लेकर के सरकार की काफ़ी आलोचना भी हो रही है। तो आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे कि आखिर सरकार ये जो नया कानून लेकर के आने वाली है, इस नए कानून में आपको क्या क्या प्रोविजन देखने को मिल जाएंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि IAS चैनल की इस नई वीडियो में। चलिए सबसे पहले वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक बार वीडियो की रूपरेखा की पर बात कर लेते हैं कि वीडियो में हम कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले खबर पे बात करेंगे, खबर को थोड़ा सा समझेंगे। इसके बाद क्या क्या प्रावधान आपको देखने को मिल सकते हैं, उन प्रावधानों पर बात करेंगे। फिर इसके तहत कौन कौन सी जिम्मेदारियां, जो लोग इस पर कवर होंगे उनके सामने क्या क्या जिम्मेदारियां आपको देखने को मिलेंगी, उन जिम्मेदारियों पर भी बात करेंगे। इसके अलावा रेगुलेट करने की ज़रूरत क्या है, उस ज़रूरत को भी देखेंगे। और फिर दूसरे देशों में आपको क्या प्रोविजन मिलेंगे, उन प्रोविजंस पर भी हम बात करेंगे। अंत में एक सवाल भी होगा, सवाल आप जो है इस वीडियो में बताए गए तथ्यों के आधार पर सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो पूरा टॉपिक है आपका GS पेपर 2 से जुड़ा हुआ है और आप इसे सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप यानी कि गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन के खंड से जोड़ करके देख सकते हैं। चलिए इसी नोट के साथ शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक बार खबर को देख लेते हैं कि खबर है क्या। तो खबर की अगर आप बात करें तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है। ड्राफ्ट क्या है? ड्राफ्ट का नाम है प्रसारण सेवा विनियमन विधेयक 2024 यानी कि ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज रेगुलेशन बिल 2024। अब ये जो बिल है, इस बिल को तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे कि आपका जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, जो ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो कंपनियां हैं, उन कंपनियों को ये बिल जो है उनके डिस्कशन के लिए जो है उनको भेजा गया है कि आप बताइए कि इस बिल में क्या प्रोविजन सही है, क्या प्रोविजन गलत है। उनके साथ जो है विचार विमर्श करने के लिए इस बिल को पेश किया गया है, जहां से तमाम जानकारियां हमारे सामने निकल करके आई हैं। तो अगर इस मसौदे में आप देखेंगे तो इस मसौदे में सबसे पहले जो प्रोविजन है, जो कि बहुत विवादित प्रावधान है, वो ये है कि यहाँ पर सोशल मीडिया अकाउंट्स और ऑनलाइन वीडियो क्रिएटर्स जो हैं उनको भी कानून के दायरे में शामिल करने की कोशिश की गई है। इसके साथ साथ OTT कंटेंट और डिजिटल समाचारों को भी मसौदे के दायरे में शामिल किया गया है। तो ये हमारी पूरी खबर हुई जिसके आसपास आज की हमारी जो वीडियो है वो रहने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं कि नए प्रावधान क्या होंगे, उनको देख लिया जाए। तो ये जो ड्राफ्ट सरकार की ओर से पेश किया गया है, ये कोई पहला ड्राफ्ट नहीं है, बल्कि इससे पहले भी सरकार ने 2023 में एक ड्राफ्ट को पेश किया था। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 2023 में जो ड्राफ्ट पेश हुआ था, उस ड्राफ्ट में समाचार और जो आपके समसामयिक मामलों से संबंधित जो कार्यक्रम है, जो प्रोग्राम है, उनको कैसे डिफाइन किया गया था। तो वहां पर अगर आप देखें 2023 का जो संस्करण था उसमें कहा गया था कि नवीनतम यानी कि रीसेंट और उल्लेखनीय ऑडियो वीडियो या फिर ऑडियो वीडियो, जो ऑडियो विजुअल कार्यक्रम होते हैं, उनके विश्लेषण सहित सभी लाइव कार्यक्रम, मुख्य रूप से आपके जो सामाजिक राजनीतिक कार्यक्रम होते हैं, सोशो इकोनॉमिक टॉपिक्स जो होते हैं, सोशो पॉलिटिकल टॉपिक्स जो होते हैं, जो आर्थिक टॉपिक्स होते हैं, जो कल्चरल नेचर के टॉपिक्स होते हैं, उनका जो विश्लेषण होता है, इनको बताने वाले जो लोग हैं वो आपका इसके दायरे में कवर होंगे। लेकिन यहाँ पर कन्वेंशनल एक डेफिनेशन अपनाने की कोशिश की गई थी। जैसे सेकंड में आप देखेंगे जो ब्रॉडकास्टर नेटवर्क पर प्रसारित करते हैं या फिर इसको रीपब्लिश करते हैं, यानी कि यहाँ पर आपका मुख्य तौर पर जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन थे, जो ट्रेडिशनल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन थे, ये जो TV चैनल वाले मीडिया ऑर्गेनाइजेशन थे, उनको कवर करने की कोशिश यहाँ पर की गई थी। लेकिन अब जो नया ड्राफ्ट जारी किया गया है उसमें अगर आप देखें तो नए ड्राफ्ट में आपको एक और कैटेगरी देखने को मिलेगी। इस कैटेगरी का नाम है डिजिटल समाचार प्रसारक यानी कि डिजिटल न्यूज ब्रॉडकास्टर। तो ये जो डिजिटल न्यूज ब्रॉडकास्टर की आपकी जो नई कैटेगरी है, इस कैटेगरी को अगर आप डिफाइन करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति जो व्यवस्थित व्यवसाय या पेशेवर या वाणिज्यिक गतिविधि के हिस्से के तौर पर ऑनलाइन पेपर, समाचार पोर्टल, सोशल मीडिया मध्यस्थ या अन्य समान माध्यमों से समाचार या फिर करंट अफेयर के कार्यक्रमों का प्रसारण करते हैं, उनको यहाँ पर सरकार ने इस ड्राफ्ट में डिजिटल समाचार प्रसारक के तौर पर डिफाइन किया है। अब यहाँ पर एक शब्द आया है, वो शब्द है व्यवस्थित व्यवसाय या फिर आप कह सकते हैं व्यवस्थित गतिविधि। उसका क्या मतलब है?
इसका मतलब यह है कि कोई भी ऐसी गतिविधि जहां पर आप योजना बनाते हैं काम करने के लिए, जहां पर आप तमाम निरंतरता बनाए रखते हैं, इस तरह की जो तमाम एक्टिविटीज है, जिन एक्टिविटीज को करने के लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ती है, आपको प्लानिंग प्लॉटिंग करनी पड़ती है, उनको यहाँ पर व्यवस्थित एक्टिविटीज के तौर पर परिभाषित किया गया है। तो ये बेसिकली आपका जो तमाम एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो है वो उन व्यक्तियों को नियमित करना चाहती है जो कि आपका करंट अफेयर से संलग्न है, करंट अफेयर के टॉपिक से जुड़े हुए हैं। तो आप कह सकते हैं कि यूट्यूब पर आपको जो है जो तमाम प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे जहां पर करंट अफेयर्स को लेकर के, खबरों को लेकर के बातचीत होती है, उनको अब इस पूरे कार्यक्रम, ये जो पूरा आपका ड्राफ्ट है, इस ड्राफ्ट में कवर करने की कोशिश की जाएगी। तो जैसे एग्जांपल ले सकते हैं आप, इस तरह के जो क्रिएटर्स हैं जैसे कि आपका ध्रुव राठी हो गए, इनको कवर किया जाएगा। मोहक मंगल करके एक चैनल हैं, उनको यहाँ पर कवर किया जाएगा। तो इस तरह के हमारा चैनल भी यहाँ पर कवर हो सकता है इस पूरे डेफिनेशन के हिसाब से। अगर आप देखें तो हम भी यहाँ पर आपका इसी पूरे ड्राफ्ट के दायरे में आते हैं। अब यहाँ पर कानूनी जिम्मेदारियां क्या होंगी, उन जिम्मेदारियों की बात करें कि सरकार यहाँ पर क्या क्या रूल्स लेकर के आई है। तो यहाँ पर यदि कोई क्रिएटर जो है वो डिजिटल न्यूज ब्रॉडकास्टर के रूप में वर्गीकृत होता है, जैसे कि हमने बात की कि सरकार ने एक नई डेफिनेशन पेश की है, तो उसको कुछ जिम्मेदारियां पूरी करनी होंगी। क्या क्या जिम्मेदारियां होंगी उनकी अगर आप बात करें तो सबसे पहली जिम्मेदारी यह है कि उस पूरे क्रिएटर को, जैसे कि आपका कोई इंडिविजुअल क्रिएटर है जो आपका काम कर रहा है न्यूज को लेकर के, तो उस क्रिएटर को सबसे पहले अपना इंटीमेशन देना होगा, अपने बारे में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को सूचना देनी होगी कि हाँ मैं इस तरह का जो है काम कर रहा हूं। इसके अलावा 2023 के अगर आप ड्राफ्ट की बात करें तो 2023 का जो ड्राफ्ट था उसमें सूचना को लेकर के जो प्रोविजन था वो ये कहता था कि सूचना केवल एक लिमिटेड जो थ्रेशोल्ड है उसके बाद ही देनी पड़ेगी। यानी कि 2023 के ड्राफ्ट में कहा गया था कि मान लीजिए सरकारी, अभी ये लिमिटेड थ्रेशोल्ड था क्या ये डिफाइन नहीं किया गया था, लेकिन सरकार ये कह सकती थी कि मान लीजिए जिस चैनल पर आपके 1000, यूट्यूब के अगर हम उदाहरण लें तो जिस चैनल पर 1000 से ज्यादा सब्सक्राइबर होंगे उनको सरकार को सूचित करना पड़ेगा, या फिर जिस पर 10,000 से ज्यादा होंगे, या फिर 1 लाख से ज्यादा होंगे, या फिर आपका 10 लाख से ज्यादा होंगे। तो कोई भी क्राइटेरिया जो है वो सरकार डिसाइड कर सकती थी। लेकिन 2024 का ये जो ड्राफ्ट है, इस ड्राफ्ट में ऐसा थ्रेशहोल्ड, ये सीमा निर्धारित करने का कोई भी प्रावधान नहीं है। और इसका मतलब ये होता है कि जो भी व्यक्ति आपका इस डेफिनेशन में आता है, इस क्राइटेरिया में आता है, उन सभी लोगों को सरकार को अपना इंटीमेशन देना पड़ेगा। इसके अलावा उनमें यह भी प्रोविजन किया गया है कि उनको एक या एक से ज्यादा कंटेंट इवैल्यूएशन कमेटी भी बनानी पड़ेगी, कंटेंट की जांच करने वाली कंटेंट मूल्यांकन समितियां बनानी पड़ेंगी, और इन समितियों को बनाने के लिए उनको अपना स्वयं का खर्चा उठाना पड़ेगा। सरकार उसके लिए कोई भी काम नहीं करने वाली है। इसके अलावा इसमें अलग अलग ये जो आपकी समितियां हैं, कंटेंट इवैल्यूएशन कमेटीज, इसमें आपको रिप्रेजेंटेशन भी सुनिश्चित करना होगा अलग अलग कम्युनिटीज का। जैसे इसमें अलग अलग समूहों का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, महिलाओं का, बाल कल्याण जो आपके ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका, इसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक आदि जो ग्रुप हैं, अल्पसंख्यक कम्युनिटीज हैं, जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर सुनिश्चित करना अनिवार्य है। इसके अलावा ये जो आपका कंटेंट इवैल्यूएशन कमिटीज हैं, इसमें जो लोग शामिल हैं उन लोगों के नाम को सरकार को बताना इंपॉर्टेंट है। यानी कि आपको ये बताना होगा कि आपने जो समिति बनाई है उस समिति में कौन कौन से लोग शामिल हैं। तो ये बेसिकली आपका इस प्रोविजन क्या है उस पर हमने बात की। और अगर इस कमेटी का गठन नहीं किया जाता है तो उसकी वजह से जुर्माना भी लग सकता है। अगर पहली बार आप इसको पूरे कानून को वॉयलेट करते हैं तो आपके ऊपर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा, और अगर आप दूसरी बार वॉयलेट करते हुए पाए जाते हैं तो आपके ऊपर 2.5 करोड़ का जुर्माना लग सकता है अगले 3 सालों तक। तो ये बेसिकली आपका हमने समझा कि यहाँ पर क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। अब एक बार रेगुलेट किया क्यों जा रहा है, उसकी क्या जरूरत है, उसको लेकर के अगर आप बात करें तो कई एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं, कई आर्टिकल्स और एडिटोरियल्स में बताया गया है कि बेसिकली आपका यूट्यूब पर बहुत सारे करंट अफेयर्स के जो चैनल्स हैं जो आपके जो इन टॉपिक्स पर बात करते हैं वो आपकी सरकार के रडार पर हैं। लगातार ये देखने को मिला कि बेसिकली सरकार का ये विचार है कि यूट्यूब कंटेंट के माध्यम से देश के भीतर लोकतंत्र को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। कई बार सरकार की ओर से बेसिकली ये आरोप लगाई गई कि कई यूट्यूब चैनल ऐसे हैं जो कि आपका सरकार की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनको रेगुलेट करना इंपॉर्टेंट है। और कई एक्सपर्ट्स ऐसे हैं, कई इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स ऐसे हैं जो कि सरकार की आलोचना भी कर रहे हैं, जिनका ये कहना है कि सरकार जो है बेसिकली आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाने की कोशिश कर रही है,
फ्रीडम ऑफ स्पीच को कम करने की कोशिश कर रही है। क्योंकि अगर आप चैनल्स को रेगुलेट करेंगे, अगर आप चैनल्स को जो है नियमित करेंगे, तो चैनल अपने पक्ष को, चैनल जो है अपने विचारों को कैसे पेश कर पाएंगे, क्योंकि फिर तो उनके सामने एक बाधा उत्पन्न हो जाएगी। और अगर वो विचार पेश नहीं कर पाते हैं तो फिर इसकी वजह से हमारी डेमोक्रेसी जो है, हमारा लोकतंत्र जो है वो और ज़्यादा कमज़ोर होगा। तो कई एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि अगर हमें अपने लोकतंत्र को बनाए रखना है तो हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच को अलाउ करना चाहिए, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होता है किसी भी देश के लोकतंत्र के लिए। और अगर हम यूट्यूब चैनल को रेगुलेट करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल वायलेट होता है। तो ये आपको तर्क और वितर्क यहाँ पर देखने, तर्क और जो है जो आपके पक्ष और विपक्ष वाला मामला है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा सरकार जो है, जो फॉरेनर्स हैं, जो विदेशी निर्माता हैं, फॉरेनर क्रिएटर्स जो हैं, कंटेंट क्रिएटर्स, उनको रेगुलेट करने की भी कोशिश कर रही है, ऐसा कानून में कहा गया है। हालांकि ये निश्चित नहीं है कि अभी ये जो सरकार प्रोविजन लेकर के आई है ये विदेशी लोगों पर किस तरह से लागू होगा, उसको लेकर के अभी तक कोई भी बात यहाँ पर स्पष्ट तौर पर नहीं कही गई है। इसके अलावा दूसरे देशों की अगर आप बात कर लें तो यहाँ पर दो देश आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, दो देशों को समझना है। एक है आपका सिंगापुर, दूसरा है यूएसए। सिंगापुर की अगर आप बात करें तो वहाँ पर जो आपके ट्रेडिशनल ब्रॉडकास्टर्स हैं और जो ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको यहाँ पर रेगुलेट करने की कोशिश की जाती है। उनको बेसिकली आपका जो ब्रॉडकास्टर कानून है उसके जरिए रेगुलेट किया गया है। कॉपीराइट कानून की अगर आप बात करें तो कॉपीराइट कानून के तहत भी सिंगापुर में जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स होते हैं उन प्लेटफॉर्म्स को लाइसेंस लेना होता है रेगुलेटरी अथॉरिटी से। हालांकि इस लाइसेंस के बदले बेसिकली आपका उनको उन कठिन दायित्वों का सामना नहीं करना पड़ता, इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ओटीटीज पर नहीं रहती हैं जितना कि आपका ट्रेडिशनल जो टीवी टेलीविजन वाले जो ब्रॉडकास्टर्स होते हैं उन पर होती है। तो ये हमने सिंगापुर की बात की। अमेरिका की अगर आप बात करें तो अमेरिका में आपको एक आयोग मिलेगा, संघीय संचार आयोग, यानी कि फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन, जिसमें आपका एक ब्यूरो भी है, मीडिया ब्यूरो प्रसारण। तो ये जो आपका ब्यूरो है ये बेसिकली आपका रेडियो और टेलीविजन स्टेशंस को नियंत्रित करता है। इसके अलावा अगर आप अमेरिका में ओटीटी की बात करें तो अभी तक अमेरिका में ओटीटी आपका रेगुलेशन के दायरे में नहीं आया है। तो ये बेसिकली हमने दूसरे देशों में क्या प्रोविजन है उसको लेकर के बात की। अब अंत में एक प्रश्न की भी बात हो जाए। प्रश्न में आपसे आज के टॉपिक से जुड़ा एक सवाल ही पूछा गया है। प्रश्न की अगर आप बात करें, आपसे पूछा गया है कि कंटेंट मूल्यांकन समितियां जो हैं इनका गठित करने का प्रावधान आपको कहां पर मिलेगा। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए संविधान के अनुच्छेद 123 में, ऑप्शन बी साक्ष्य अधिनियम 1872, ऑप्शन सी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने साथियों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।